नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी एग्जाम के लिए स्पेशल आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 25 है। इससे पहले 24 क्लासेज आपको दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उन 24 क्लासेज को भी जरूर देखना। हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम इसमें जो वितरण प्रसारण के क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। इससे पहले उत्पादन कंप्लीट हो चुका है, सब स्टेशन के सवाल हो चुके हैं, सर्किट ब्रेकर और रिले एक टॉपिक और बचा है, फिर क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। 75 क्वेश्चन का एक सेट हम प्रीवियस पेपर आपको हल करवा चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में है, उसको जरूर देखना। और अब मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, बस एक क्लास और है उसके बाद। सो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अभी से, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज होती है वो आपको एग्जाम में 100% स्कोर दिलाती है। हम विश्वास दिलाते हैं। 100% स्कोर वाली ये क्लासेज है, बस पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर इन्हीं में से आएगा। प्रीवियस पेपर का हिस्ट्री आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इसको देख सके। ये हमारी क्लास नंबर 25 है, 24 क्लासेस पहले हुई, उनको भी जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अपडेट और सूचनाएं जब भी आती है तो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही ऐप का लिंक भी दिया गया है, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम सीबीटी एग्जाम से पहले आपको फ्री टेस्ट भी उपलब्ध करवाएंगे, तो वो भी आप अटेंड कर सकेंगे। आइए माय डियर शुरू करते हैं, और आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो डेफिनेटली, ये बड़ा पोर्शन रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में आपके पावर स्टेशन, जो ये है हमारा वितरण और पावर सिस्टम बोल दीजिए, स्टेशन क्या, वितरण प्रसारण और उत्पादन, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को विद्युत लाइन से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको हम लोग बोलते हैं फीडर्स। तो ये हमें फीड करते हैं। मतलब सवाल क्या है, आपको समझ में आया क्या? डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, उसको सब स्टेशन से जोड़ना है। तो मैं आपको छोटे सिंपल तरीके से बताऊं, हमारे पास होता है एक जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन बोल दो। अब हम अगर इसको छोटे लेवल पर ले लें तो ये कहलाता है डीएसएस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो यहाँ से क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आगे लेकर जाते हैं और निकलते हैं, तो हम लोग इनको फीडर्स बोलते हैं। आउटगोइंग फीडर कहलाते हैं ये। बोले इस गांव का फीडर, ये इस गांव का फीडर, बोले फलाना फीडर ट्रिप हो गया, या इस फीडर में फॉल्ट है, बोलते हैं ना अपन। तो ये रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो आगे उपभोक्ता को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए जिससे हम लोग टेपिंग निकालते हैं, उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हमारे घर के बाहर एक लाइन जा रही थी और वहां पोल लगा हुआ है, तो इस पोल से जब हम टेपिंग निकालेंगे तो ये हमारे लिए एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटर था। पोल से लेकर के हमारे घर में एनर्जी मीटर तक जो लाइन आती है, इसे सर्विस मेन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सर्विस मैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, भर्ती परीक्षाएं जो होती है अपने आईटीआई बेस पे, कि सर्विस मेन्स क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर, यानी पोल से लेकर के उपभोक्ता के घर में जो एनर्जी मीटर लगा रहता है, उस एनर्जी मीटर तक की लाइन को हम सर्विस मेन्स बोलते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट है, सबको समझना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्विस लाइन बोला जाता है उस केबल को। वो जो केबल होती है ना, कि सर्विस लाइन में मतलब बोलना हो ना उनको कि सर्विस केबल में फॉल्ट है, तो वो आ जाते हैं और केबल बदल कर चले जाते हैं। मतलब एक तरह से फॉल्ट अटेंड अगर करवाना हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप कि आपका ये सवाल जो है वो सही भी हुआ होगा। और ज़्यादा ज़ूम करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन दिख रहे हैं, फिर भी आप बोलो तो मैं इतनी दूर का ज़ूम कर देता हूँ। सवाल देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्जाम में हमने अगेन एंड अगेन देखे हैं। अब मैं फिर बोलूंगा कि पेपर में आ सकता है, तो कोई बच्चा कहेगा कि ये कैसे हर क्वेश्चन ही आ सकता है क्या? देखो, आपके सीबीटी एग्जाम चलते हैं लगभग 10-12 दिन, पर डे 3 शिफ्ट होती है। लगभग आप मानकर चलो कि आपका 35-36 पेपर होते हैं, तो किसी न किसी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही रहता है। सवाल देखो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं भी दो फेज चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? मोर देन 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ये इसकी बात नहीं है, ये वाइंडिंग, वायरिंग, किसी मशीन की बॉडी, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, इन सब के भी अगर सवाल आ जाए तो यही उत्तर आपको सही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन टेस्ट किया किससे जाता है? तो शायद आपको ये तो ध्यान में ही होगा कि इंसुलेशन टेस्ट मेगर द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेना, काम बहुत आएगा।
ये अच्छा है क्वेश्चन और रिपीट बहुत हुआ है। प्रसारण सिस्टम के अगर सवाल को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है और इसको याद रखना है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मोर देन 1 मेगा ओम। देखो सीबीटी एग्जाम में ऑप्शन जो है ना वो सफल हो सकते हैं, ये पहले मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो सफल नहीं होगा। बहुत बढ़िया तरीके से इसको कवर करना है आपको। अब देखो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका जो आपका अपडेटेड पीडीएफ आया था उसमें हटा दिया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शनेबल है, प्रॉपर आंसर नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पुराने पेपरों में आया हुआ है और पेपर के हिसाब से अगर क्वेश्चन उठा देते हैं ना, तो ए ऑप्शन के साथ जाना है आपको। मिनिमम एक्चुअल लोड और इंस्टॉल लोड का अपन को इसमें भाग करना है। यानी वास्तविक भार कम से कम, न्यूनतम वास्तविक भार कितना था और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कितनी थी। ठीक है, तो सॉरी, ए ऑप्शन के साथ जाना है आपको। वैसे अब लेटेस्ट वाली पीडीएफ में ये क्वेश्चन है नहीं, जो अपडेटेड वर्जन है ना उसमें हटाया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो मैंने वो जो पेपर आपको 75 क्वेश्चन सेट करवाया था उसमें भी था ये सेम क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज का अनुपात कितना है। डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको जो सप्लाई प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें वोल्टेज कितनी होती है, 415 से 240 वोल्ट है जो रेशो रहता है। अगर मैं आपको पूरा एक सिनेरियो समझाऊं कि सप्लाई कैसे पहुंचती है, तो मैं आपको बताऊं। देखो, 3 फेज का सबसे पहले जनरेशन होता है और ये होता है 11 केवी पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जो इस 11 केवी को ना या तो 400 केवी में या 220 केवी में स्टेप अप कर लेता है और ये लाइन आगे जाती है जिसको 3 फेज 3 वायर बोलते हैं और ये प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है, प्राथमिक संचरण बोलते हैं। उसके बाद में एक और ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जो क्या करता है, इस 400 केवी को ना लगभग या तो 33 केवी में या 132 में स्टेप डाउन कर देता है और ये भी 3 फेज 3 वायर होता है, इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बाद में जो 33 आता है ना, इसको 33 को 11 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये 11 वितरण की लाइन शुरू हो गई, ये कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी 3 फेज 3 वायर होता है। अब 11 केवी को, इस 11 केवी को 440 वोल्ट में या 415 मान लीजिए कन्वर्ट करते हैं और ये होता है 3 फेज 4 वायर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है एक कंज्यूमर के लिए, आवासीय क्षेत्रों के लिए, रेजिडेंशियल एरिया के लिए वितरक के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो 3 फेज 4 वायर होता है। अब यहां से हम उपभोक्ता को सप्लाई देते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल, तीनों फेज इस तरह से देते हैं कि लोड जो है उस ट्रांसफार्मर पर बैलेंस रहे। खैर, अभी सवाल पेपर में हूबहू पूछा जाएगा तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे भाई, बिना लाइक किए क्लास नहीं देखनी है। इतनी मेहनत के बदले एक छोटा सा अप्रिसिएशन मांगते हैं, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी लाइक अपने आप कर देगा, कोई नहीं करते हो, मुझे पता है भाई, आप लोग बिना बोले लाइक करते ही नहीं हो। खैर, आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ पेपर में आएगा तो कर लेंगे, लेकिन जब सामने आता है तो कई बार भूल जाते हैं और गलतियां हो जाती है। पेपर में गलतियां करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सीबीटी एग्जाम के जैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आप पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर हमने आपको मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है जिसमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, अलग अलग भी, साथ में 75 क्वेश्चन के मॉडल सेट भी अवेलेबल है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्योंकि आईटी में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। मिलेगा कैसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको ऐसे एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें सामने ही सेक्शन दिखेगा आईटीआई सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम जैसे ही क्लिक करोगे तो बस यही खुलना है आपके सामने। तो इनको ज्वाइन करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से यह है कि गलतियां नहीं होगी, यानी पेपर से पहले पेपर देने का आपको मौका मिल रहा है, तो इस मौके का फायदा उठाइए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए माय डियर, ये देखो सवाल। अब मैं आपको बताऊं, इंसुलेटरों के टोटल 3 डायग्राम आएंगे, तीनों पढ़ लो। किसी न किसी शिफ्ट में तीनों में से एक डायग्राम कन्फर्म है, होता ही है, यानी पर डे जो शिफ्ट चलती है तो पक्का मान कर चलना। और ये तो मैंने जो आपको ये 75 क्वेश्चन वाला सेट करवाया था एक, उसमें भी है, और भी दूंगा। अब 75 क्वेश्चन के सेट ही देने हैं और रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चलानी है, यानी जो क्वेश्चन बार बार आए हैं अब तक पिछले 4 सालों में जो आए थे। तो ये इंसुलेटर का नाम पूछ रहे हैं, ओवरहेड लाइन में काम में लेते हैं, इसका सेकल इंसुलेटर नाम है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको अंतिम पोल पर लगाते हैं एलटी सिस्टम में, ध्यान रखना। सेकल इंसुलेटर एलटी सिस्टम में लगता है, एचटी में जो लगता है उसका नाम है स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है ना। एलटी तक ही सीमित रहता है, अंतिम पोल पर लगाते हैं
या अंतिम पोल नहीं हो तो मोड़ वाले पोल पर लगाते हैं। कहीं पर भी लाइन जो है वो मुड़ रही हो तब अपन लगाते हैं। सेकल इंसुलेटर है, डायग्राम अच्छे से याद कर लो। दूसरा डायग्राम ये है जिसकी मैं अगेन एंड अगेन चर्चा आपके साथ करता आया हूं, इसको याद कर लेना। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है ना। वैसे इसको स्ट्रिंग इंसुलेटर भी बोल सकते हो। माला वाला जो इंसुलेटर होता है ना, स्ट्रिंग को माला ही बोलते हैं। इसमें बहुत सारी डिस्क लगी रहती है, प्रत्येक डिस्क 11 केवी के हिसाब से डिजाइन की जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं। सस्पेंस का मतलब होता है लटकना, ठीक है ना, लटकान रोधक। ये शुद्ध हिंदी लिखी हुई आएगी, दिमाग खराब कर देगा एग्जामिनर, इसलिए इंग्लिश जरूर पढ़ लेना। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। और यहाँ के वो अपनी तार गुजरती है और ये क्रॉस आर्म है। टावर टाइप पोल में ही जनरली इस्तेमाल करते हैं, आरसीसी पोलों में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। हम ट्रांसमिशन लाइन में दो ही तरह के पोल लेते हैं, या तो टावर टाइप का या आरसीसी। आरसीसी 33 केवी तक काम में लेते हैं, उससे ऊपर नहीं लेते हैं। और उसके बाद में देखिए अगला सवाल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार घरेलू वायरिंग का जो सब सर्किट है। अब देखो ये वैसे तो वायरिंग वाले चैप्टर का सवाल है, और वायरिंग आपके सिंगल फेज में है, वैसे सॉरी फर्स्ट ईयर में है, सिंगल फेज में क्या, फर्स्ट ईयर में है वायरिंग तो, लेकिन फिर भी सवाल आ रहे हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अच्छा हिंदी में देखो जलाने वाला लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश देखो लाइटिंग का पूछ रहा है, ठीक है ना। हमारे दो तरह के सब सर्किट होते हैं, शायद आपको याद भी हो गया होगा। एक को बोलते हैं लाइट एंड फैन सब सर्किट, और एक को बोलते हैं पावर सब सर्किट। लाइट एंड फैन सब सर्किट में 800 वाट का लोड, पावर सर्किट में 3000 वाट का लोड। लाइट एंड सब फैन सब सर्किट में 10 पॉइंट हो सकते हैं, जबकि इसमें अधिकतम 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर लाइटिंग था, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे 800 वाट। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपरों में, पढ़ लेना जरूर। और ये है वो तीसरा इंसुलेटर जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चित्र में आपको किस प्रकार का इंसुलेटर दिखाया गया है ये सवाल था, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये लो। नो डाउट सबको समझ में आ रहा होगा। पिन इंसुलेटर का प्रकार है, पिन इंसुलेटर होते हैं तीन तरह के, सिंगल सेड, डबल सेड और ट्रिपल सेड। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको सेड बोलते हैं, जो डिस्क टाइप होता है। हमारा जो केबल है, तार है, वो यहाँ से गुजरता है, देखो ये बीच में जो खाली जगह है ना, ये बांधने के लिए जगह होती है। बाइंडिंग वायर से इसको कस करके टाइट बांध देते हैं, कोई ल्यूज व्यूज कुछ नहीं होता, कोई स्पार्किंग नहीं होती। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सिंगल सेड पिन इंसुलेटर, ठीक है। पिन इंसुलेटर 33 केवी तक काम में लिए जाते हैं, यानी वितरण और प्रसारण दोनों में लग जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, केवल और केवल सीधी लाइन में ही इस्तेमाल होता है। हम इसको केवल सीधी स्ट्रेट लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एलटी सिस्टम की लाइन है और कहीं पर, हाँ हाँ चल, कहीं पर अगर मोड़ आ जाती है तो हम सेकल इंसुलेटर लगाएंगे। तो ये चलता है हमारा इस तरह का जॉइंट दोनों को मिला करके। सिंपल सवाल है लेकिन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट बहुत है पेपरों की दृष्टि से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, और ये तो आपका वो टॉपिक है जो जिंदगी भर आपको काम आएगा। जिंदगी भर का मतलब समझते हो क्या। देखो अब सेकेंड ईयर में तो आप सब पास हो ही जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी ये जो क्लासेस दिखा रहे हैं आपको टाइम टू टाइम ये अटेंड करनी है। सेकेंड ईयर के बाद असली परीक्षा शुरू होती है भाई, जब भर्तियां आती है। अभी आप देखो बीएचईएल में भर्ती आई है, मैंने कल ही नोटिफिकेशन का वीडियो डाला है, शायद आपने देखा होगा। तो उसमें एग्जाम होगा और वहां पर कंसेप्ट क्लियर चाहिएंगे। वहां पर ये नहीं कि बस निमी की पीडीएफ से आ जाएंगे या हमने प्रीवियस पेपर पढ़ लिए थे आ जाएंगे। तो वहां थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं तो आज से ही आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिटेल से पढ़ो चीज़ों को, कंसेप्ट समझो। हम एप्लीकेशन पर पूरी डिटेल से कोर्स देते हैं, इसीलिए प्रोवाइड करवाते हैं, और बच्चे डिटेल से इसीलिए पढ़ते हैं। सवाल पर आइए, क्या कारण है, सॉरी भाई क्या यार शुरुआती सवाल क्या कह रहा है, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। सवाल समझ में आया नहीं, आपको मैं दो तीन चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना। एसी में धारा प्रवाह में ना करंट की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति बाय डिफॉल्ट बाय नेचुरल ऐसी होती है कि वो चालक की ऊपरी सतह पर अधिकतम चलने का प्रयास करती है। यानी अगर इतना मोटा कंडक्टर है ना, तो धारा यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी,
धारा का घनत्व यहाँ ज्यादा होगा और ये बीच में कोई घनत्व नहीं होगा। इसको बोला जाता है सतह प्रभाव, क्योंकि सतह पर धारा ज्यादा चलती है। इंग्लिश में बोलते हैं स्किन इफेक्ट, फिर हिंदी में सतह प्रभाव की जगह त्वचा प्रभाव नाम दे देते हैं। ऊपरी हिस्सा त्वचा ही कहलाता है ना, इसलिए। तो स्किन इफेक्ट होता है एसी में, और चालक जो होता है, धारा जो है वो क्रॉस सेक्शन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही। देखो इस हिस्से में ही चल रही, बीच वाले हिस्से में नहीं चलती। जबकि अगर ये सप्लाई डीसी होती ना, तो धारा घनत्व पूरे चालक में एक समान प्रवाहित होता है। इस वजह से प्रभावी प्रतिरोध भी एसी चालकों का बढ़ जाता है। यानी कंपेरेटिवली एसी चालकों का प्रतिरोध डीसी चालकों से अधिक होता है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं। सबसे बड़ी इसकी खास बात क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है और फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। अब डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 है कि नहीं? डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 0। इसलिए वहां कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा, त्वचा प्रभाव का मान भी क्या है? 0। इसलिए वहां पर आप अगर मोटा कंडक्टर भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धारा एक जैसी चलेगी। लेकिन एसी में इसीलिए हम पतले पतले तार लगाते हैं। आपने नाम सुना होगा, जब हम एसी ट्रांसमिशन करते हैं तो एसी एसआर प्रकार के तार लेते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी बीच में एक स्टील का तार ले लेते हैं जो यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ा देता है, और इसके चारों ओर पतले पतले एल्यूमिनियम के चालक लगाते हैं। यानी वो हमें ये बोलना चाह रहा है कि 25 mm² का एकल मोटा कंडक्टर लेने की बजाय आप 5-5 mm² के 5 चालक लीजिए। ये धारा को ज्यादा अच्छी तरीके से लेकर जाएंगे और ज्यादा यूटिलाइज हो पाएगा इनका। यानी यहाँ स्किन इफेक्ट कम है और यहाँ स्किन इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर चालक जो है वो खोखले होलो कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बीच वाला पोर्शन होता ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात शायद? देखो मुझे कंसेप्ट इन चीजों की जरूरी भी होती है भाई, के साथ ही बोलना आता है। मैं वो तो नहीं हूं कि 10 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करवा दूं कि ठीक है हो गया, इनमें से ही आ जाएगा। आएगा हमारी क्लास में से ही, बट कंसेप्ट के साथ ही बोला जाता है मेरे से। मैं ये यस नो नहीं कर सकता। प्लीज, चीजें पसंद आती है तो लाइक जरूर करेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट जरूर किया करो कि ओवरऑल आपको क्लास कैसी लगी। शेयर भी किया करो, पहुंचाओ दोस्तों तक। क्लास पहुंचाना आपका काम है। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के करीब है, करवा दो सब्सक्राइब। 3 लाख आपका ही सहयोग है इसमें, आपके बिना पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी बच्चे आपके दोस्त सेकंड ईयर वाले एग्जाम देने वाले हैं उन तक पहुंचाइए। ये एक जॉइंट का प्रकार है। हमें पूछ रहा है कि ये कौन सा जॉइंट आपको दिखाया गया है। अपने ना एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने के लिए 4 प्रकार के जॉइंट लगते हैं। अब डिटेल तो खैर पढ़ने की शायद इतनी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अब तो मेन एग्जाम के हिसाब से चलते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ। यू बोल्ट वाला जॉइंट भी होता है, कंप्रेशन जॉइंट भी है, स्लीव युक्त जॉइंट भी है, और क्लैंप और वो भी आते हैं। 4-5 तरह के होते हैं, उनमें फिर आगे आगे 2-2 3-3 प्रकार और पड़ते हैं। तो ये पहला जो है ना, ये स्लीव युक्त जॉइंट है। तो एक खोखली एल्यूमिनियम की सीधी स्लीव होती है, एक चालक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों को डाल दिया। दूसरा होता है कि अब ये निकलने के चांस है ना, तो दूसरा होता है कि एक क्रिम्पिंग टूल लो और इनका बीच में से थोड़ा कंप्रेस कर दो, ताकि वो वहां पर अच्छे से पकड़ बन जाए, जैसे हम लग या थिम्बल लगाते हैं केबल में ऐसे। तो इसका नाम है कंप्रेशन जॉइंट फॉर एसीएसआर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चालकों के लिए संपीड़ित जॉइंट का ये प्रकार है। सी ऑप्शन के साथ जाना है। पढ़ लो अच्छे से। डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको तो हमें पढ़ना ही है। हम एक भी क्वेश्चन यहाँ छोड़ेंगे नहीं, बहुत जरूरत है आपके लिए। अगले सवाल पर आइए। ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील का तार क्यों लगाते हैं? अब आपको अगर पूरा नाम याद हो तो भी आप कर लेंगे। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर का काम करता है और स्टील यहाँ पर रेनफोर्स्ड का काम करता है। रेनफोर्स्ड का मतलब है मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना, तनन सामर्थ्य को बढ़ाता है, यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है ना? कुछ चीजें जो है ना करना जरूरी होता है। अगर एक वायर या केबल पर 22/7 लिखा हुआ है और अगर एक एसी एसआर पर 22/7 लिखा हुआ है, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ये किस किस को आता था, क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट और करना, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा। यहाँ पर ये जो 22 है ना, ये बताता है गेज को या मोटाई को, मान लीजिए, है ना। 22 SWG के 7 तार है, इस तरह से मान लो, तार की संख्या और गेज नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये तो ये बताता है कि एल्यूमिनियम के चालक कितने हैं और ये बताता है कि स्टील के जो स्ट्रैंड है वो कितने हैं। तो दोनों को याद रखना। पर ये है अच्छा क्वेश्चन और इसको छोड़ना नहीं है।
अभी तो इतना याद रख लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला यही जब आएगा पेपर में तो इसको करना है, ठीक है। और कितने हैं इनके साइज का वो भी रहता है वैसे तो। आइए अगले सवाल पर। किस प्रकार का एसी प्रसारण यूनिवर्सली अपनाया गया है? सार्वभौमिक मतलब सबसे ज्यादा प्रसारण। तो मैंने बताया आपको, ट्रांसमिशन हमारे दो तरह के हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन हो और एक है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। चाहे सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो, ये हमेशा 3 फेज और 3 वायर होता है। अपने टोटल 4 सप्लाई होती है। एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो एकमात्र सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये 3 फेज और 4 वायर है। बाकी तीनों के तीनों बाकी तीनों के तीनों 3 फेज और 3 वायर ही सिस्टम है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और फिर आ सकता है भाई। हमारे हिसाब से चीजें पढ़नी है तो एक एक करके मेरे साथ पढ़ना, चीजें कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगी, शायद कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। और ये देखो वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये चारों ऑप्शन आपके लिए सेट कर दिए हैं भाई, थोड़ा अलग अलग था, अब ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि जब लाइन की समाप्ति हो जाती है तो कॉर्नर का जो पोल होता है उस पर किस प्रकार का इंसुलेटर काम में लेते हैं? अब इनकी एक थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है गुरुजी? इन्होंने यहां पर ये मेंशन नहीं किया कि एलटी सिस्टम के लिए चाहिए या एचटी लाइन के लिए चाहिए। तो वो जनरली कहता है कि जब सवाल नहीं दिया हुआ इस तरह का तो आपको एलटी वाले का आंसर देना है, लो टेंशन वाले का। और लो टेंशन में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो सेकल इंसुलेटर होता है। सेकल इंसुलेटर का डायग्राम मैंने अभी इसी क्लास में आपको दिखाया है। अगर एचटी हो तो फिर हम स्ट्रेन इंसुलेटर के साथ जाते हैं, ये ध्यान रखना, जिसमें मालाएं होती है और खिंचा हुआ रहता है ना, लटका हुआ, उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, उसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल देखो। बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट बांधने का कारण क्या है? बाइंडिंग वायर बोलते हैं इंसुलेटर को। जैसे मान लीजिए ये इंसुलेटर है तो ऐसे ना एक होल सा बना रहता है, मैंने अभी सिंगल सेट पिन इंसुलेटर में दिखाया था, तार इसके ऊपर से यूं जाती है। इस तार को बांधने के लिए ना हम इधर से शुरू करते हैं, यूं यहां तक बांधते आए, अब इंसुलेटर के ऊपर से लपेट दिया और फिर अगले हिस्से पर और लपेट दिया। कैसे बांधते दोबारा बोलूं, मान लीजिए ये हमारा पिन इंसुलेटर है, ठीक है ना। पिन इंसुलेटर का ये वाला होल, यहां से वायर जाता है, तो वायर को ना यहां से बांधना शुरू करते हैं, ऐसे बांधा, फिर इसके ऊपर से यूं लिया और अब यहां और बांध देते हैं। ये है बाइंडिंग वायर। वो कहता है कि टाइट क्यों है? तो भाई लूज रखेंगे तो स्पार्किंग होगी, सीधी सी बात है। अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचने के लिए हमने ये लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ फिर कोई स्पार्किंग नहीं होगी अगर वायरिंग टाइट होगी तो। और अब इस क्वेश्चन को मुझे लगता है ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। वापिस आ गया। वापिस तो क्या मतलब, पहले बात हो चुकी है। ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं? एसीएसआर को। आपसे एसीएसआर का पूरा नाम पूछा जा सकता है। जिन जिन बच्चों को याद है ना, तो पूरा नाम लिख देना भाई इसका। मैं बोलकर तो जरूर बता देता हूं, लिखेंगे आप ही। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड पूरा नाम होता है। और अगर इसमें वायर और ऊन का ध्यान रखें ना तो ASD बोला जाता है, ध्यान रखना, मतलब नंबर्स के हिसाब से। कहते हैं कि पहले एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं, फिर स्टील स्ट्रैंड होता है, और फिर वो एल्यूमिनियम के प्रत्येक चालक का साइज बताता है। यानी अगर आपसे कोई ये कह दे कि ACSR में 48/7 1.4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तो 48 एल्यूमिनियम है, 7 स्टील वाले हैं और 1.4 प्रत्येक एल्यूमिनियम कंडक्टर का डायामीटर है। ASD याद रखो। अभी तो खैर जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, परेशान नहीं होना। आपके सीबीटी एग्जाम में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं इसलिए बताता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि बाद में जब कभी हो, कई बार क्या होता है कि जब नॉर्मल वे में आप चीजें पढ़ते हो ना तो वो ज्यादा याद रहती है। आज का पढ़ा हुआ न जाने कब काम आ जाए, इसलिए हम साथ में अतिरिक्त चीजें आपको बताए जा रहे हैं। सवाल देखो, क्रॉस आर्म क्यों लगाते हैं? ये पोल है ना, तो पोल के ऊपर ऐसे क्रॉस आर्म लगती है कि नहीं लगती है बताओ? क्योंकि भाई हमें वायर गुजारने हैं, तो इन क्रॉस आर्म के ऊपर यहाँ पर इंसुलेटर लगेंगे और इन्हीं इंसुलेटरों पर वो हमारी चालक तार जाती है। अगर
इंसुलेटर नहीं होंगे, क्रॉस आर्म नहीं होगी तो इंसुलेटर कहां लगाएंगे, इंसुलेटर नहीं होगा तो तार कहां लगाएंगे, तो क्रॉस आर्म पर हमारे इंसुलेटर लगते हैं। होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर्स को होल्ड करना, पकड़ के रखना, इनका प्रमुख काम होता है। ठीक है ना, तो ये शानदार है, क्वेश्चन तो आएगा जरूर। अच्छा इसका है ना, देखो एक नहीं ये दो तीन एक जैसे क्वेश्चन है, होल्डिंग वाला जो है ना, क्रॉस आर्म वाला, तो और भी इसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। जैसे देखो ये वाला, अच्छा इसमें देखो इसने क्लियर लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे ना, यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, एच टी ओवरहेड लाइन में अंतिम सिरे पर किस प्रकार का लाइन इंसुलेटर लगता है। यहाँ क्लियरली पूछ रहा है एच टी में कौन सा लगता है, और वहां पर सीधा पूछा हुआ था कि कॉर्नर का पोल है कौन सा लगाओगे, तो वहां सेकल इंसुलेटर था। और इसमें जब आपको ऑप्शन के साथ जाना है ना, तो यहाँ पर फिर हम जाएंगे डिस्क इंसुलेटर के साथ, ठीक है, क्योंकि स्टे इंसुलेटर तो लगता है अंतिम पोल, और उस तरह से अपन जब लगाते हैं लाइन के अगेंस्ट जब अपन को खींचना हो तब, ठीक है। डिस्क इंसुलेटर के साथ जाएंगे, लाइन के अंतिम सिरे पर किस प्रकार का इंसुलेटर लगता है, और पिन इंसुलेटर सीधी लाइन के लिए, और पोस्ट इंसुलेटर वैसे ही नहीं है, तो यहाँ आपको डिस्क इंसुलेटर के साथ जाना है, क्योंकि स्टे इंसुलेटर वैसे भी एच टी में नहीं लगाते हैं अपन। अगर बात मैं करूँ तो ये एल टी तक ही सीमित है, हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो, क्लियरली एच टी ओवरहेड लिखा हुआ है, एच टी में डिस्क इंसुलेटर ही लगेगा। एक डिस्क 11 किलोवोल्ट की होती है और अनेक डिस्क उसमें सीरीज में लगी रहती है। नेक्स्ट सवाल देखो, एसी पावर ट्रांसमिशन का फायदा क्या है। एसी ट्रांसमिशन का हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ट्रांसफॉर्मर होता है और हम ट्रांसफॉर्मर से उसे इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जनरेशन तो किया था 11 किलोवोल्ट पर, लेकिन ट्रांसमिशन कर रहे हैं 400 केवी या 220 केवी पर, और आजकल तो भारत में 765 केवी का जो है वो आइडियल वैल्यू भी आ चुका है, 765 केवी तक ट्रांसमिशन होने लग गया। और अगला सवाल, एसीएसआर का पूरा नाम पूछ रहा है। मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन पर हमें रुकने की जरूरत है क्या, चर्चा करने की जरूरत है क्या, लेकिन आ सकता है पेपर में, कोई ये मत बोल देना कि गुरुजी आपने करवाया नहीं था, क्वेश्चन तो आगे ही बढ़ गए थे। एसीएसआर का अब से पहले 3 बार तो पूरा नाम बता चुका हूं, तो क्या ही रुकना है उसके लिए। अगला सवाल देखो, अंडरग्राउंड केबल की तुलना में हमारे ओवरहेड लाइन का फायदा क्या है। वैसे ओवरहेड लाइन के नुकसान ज्यादा है, आंधी तूफान बारिश कभी भी टूट कर गिर जाती है तारें, लेकिन अगर बेनिफिट की बात करें ना, तो इसमें फॉल्ट फाइंडिंग बड़ा आसान है, फॉल्ट बहुत जल्दी पता लगता है, जहां प्रॉब्लम आती है सामने दिख जाता है कि देखो ये इंसुलेटर पंचर हुआ है ना, इस इंसुलेटर में फॉल्ट आया है, ये के तार जो है वो डैमेज हुई है, तो उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज किस स्थान पर उपभोक्ता के लिए ले जाया जाता है। वैसे तो सवाल ही गलत है, ट्रांसमिशन में लाइन में कंज्यूमर होता ही नहीं है, उपभोक्ता जहां लगता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता। फिर भी वो कहता है कि हम निकालते कहाँ से हैं, तो ट्रांसमिशन के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, कंज्यूमर जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जुड़ता है। कंज्यूमर कहाँ से आता है, वितरण की लाइन में होता है उपभोक्ता, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट आपको मैं करवा ही दूं। और डिस्क इंसुलेटर में डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी पूरे अरेंजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो समझ में आएगा, हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है मुझे लगता है। ये कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रिंग अरेंजमेंट ऑफ डिस्क इंसुलेटर इफ वन ऑफ द डिस्क इंसुलेटर गेट डैमेज्ड। मतलब एक डिस्क इंसुलेटर है, उसमें मान लो कि 6 डिस्क लगी हुई है, वो कहता है कि एक अगर खराब हो जाए तो क्या है, तो जो क्षतिग्रस्त डिस्क है ना वो काम नहीं करेगी, बाकी डिस्क अपना काम करती रहेगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स इसमें काम करती है डिस्क, और इंडिविजुअल डिस्क जो है वो ब्रेक के हिसाब से लगाई जाती है। अगला सवाल, जोड़ को बांधने वाली एल्यूमिनियम जो जॉइंट है उनको स्पार्किंग को कैसे रोकें। अब देखो मैं कई बार बोलता हूं ना कि एक ही क्वेश्चन आपके पेपर में 2 बार आ जाता है, 2 तरीके से आ जाता है, यही है वो 2 तरीका। पहला सवाल था कि बाइंडिंग वायर को इंसुलेटर पर टाइट क्यों बांधते हैं, ऑप्शन था, उत्तर था स्पार्किंग से बचने के लिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पार्किंग को रोकना कैसे है, तो ये रहा भाई, कीपिंग बाइंडिंग टर्न्स वेरी टाइट, बंधक तार जो होती है उनको पास पास रखेंगे और बहुत टाइट बांधेंगे, स्पार्किंग नहीं होगी। और अगला सवाल, ओवरहेड लाइन में स्किन इफेक्ट क्या होगा अगर चालक का व्यास 1 mm से भी छोटा है। अगर बहुत पतले तार लगाएंगे तो स्किन इफेक्ट उतना ही कम होगा और स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। पतले पतले तारों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। तो बस माय डियर, वितरण प्रसारण इतना ही था, कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में हम सर्किट ब्रेकर और रिले पढ़ेंगे।
प्लीज़ इस क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। और एक क्लास के बाद मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन की आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। आपको बहुत धन्यवाद एडवांस में।